प्यारे बच्चों, मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष ऑस्ट्रेलिया से एक और वीडियो भेज रहा हूँ। बच्चों, ये जो वीडियो है ये थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा विस्तार से इसमें वर्णन है और इसमें ऊष्मागतिकी के मुख्य पहलुओं पर जो है वो गहराई से चिंतन किया गया है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी ऊष्मा इंजनों, बिजली संयंत्रों, रासायनिक प्रक्रियाओं, रेफ्रिजरेटर और अन्य महत्वपूर्ण विचारों के लिए आधारभूत कार्य प्रदान करती है। जिस पर आज हम इस दुनिया में रहते हैं उस पर निर्भर करता है। ऊष्मागतिकी का एहसास कराने के लिए सूक्ष्म दुनिया कैसे काम करती है, इसके ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि ऊष्मा और कार्य के बीच आदान प्रदान या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सामग्री के हस्तांतरण से संबंधित किसी उपकरण को बनाने के लिए ऊष्मा गति की ज्ञान आवश्यक है। लेकिन जब यह हम इस तरह के उपकरण बनाते हैं तो हम इसको इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि काम क्या है, गर्मी क्या है और ऊर्जा क्या है, इसके बीच क्या संबंध है। हम ये जानना जरूरी है कि ऊष्मा गतिकी के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ऊर्जा से जो ट्रांसफर यानी हस्तांतरण से जो संबंध है वो क्या है और ये एक कैसी प्रणाली है, उसके परिवेश का हम अध्ययन करना चाहते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि यांत्रिकी और ऊष्मा गति में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि बच्चों अक्सर जो हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी के बीच का एक अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण कि यांत्रिकी को तो जो है बलों और टॉर्क के नियंत्रण में कणों या पिंडों की गति के रूप में वर्णन किया जाता है, जबकि ऊष्मागतिकी समग्र रूप से प्रणाली की क्रिया से संबंधित है। ये केवल पदार्थ के आंतरिक स्थूल तथ्यों से प्रभावित होता है। हम आमतौर से बच्चों ऊष्मागतिकी में जो है वो चार तरह के हम जो है वो अध्ययन करते हैं, यानी ऊष्मागतिकी को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो है क्लासिक थर्मोडायनेमिक्स यानी क्लासिक ऊष्मागतिकी। दूसरा है सांख्यिकी ऊष्मागतिकी। तीसरा है रासायनिक ऊष्मागतिकी और चौथा है संतुलन ऊष्मागतिकी। बच्चों, जो पहली बात है क्लासिक ऊष्मागतिकी का मतलब यह है कि इसमें हम मैक्रोस्कोपी पद्धति का उपयोग करके पदार्थ के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। इसमें तापमान और दबाव जैसी इकाइयों को ध्यान में रखा जाता है, जिससे लोगों के अन्य गुणों की तुलना करने में लाभ होता है और प्रक्रिया के माध्यम से इसके गुणों का अनुमान किया जाता है। जबकि सांख्यिकी ऊष्मा गति में प्रत्येक हम प्रत्येक अणु पर फोकस होते हैं, यानी प्रत्येक अणु के गुण और उनके सहयोग को अणुओं के एक सेट के व्यवहार का वर्णन करने के लिए समझा जाता है। तीसरा है रासायनिक ऊष्मागतिकी। इसमें हम रासायनिक प्रक्रियाओं के उतार चढ़ाव में काम और गर्मी के बीच संबंध से क्या है इसका हम अध्ययन करते हैं। फिर अंत में है संतुलन ऊष्मागतिकी। इन संतुलन ऊष्मागति में हम ऊर्जा और पदार्थ के रूपांतरण का आकलन करते हैं, क्योंकि वे स्थिरता या संतुलन की ओर कैसे बढ़ते हैं। आमतौर से जब हम थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं तो बच्चों हमारे पास पहले हमको समझना जरूरी है कि कौन सी प्रणाली है, यानी कौन सा सिस्टम है। और थर्मोडायनेमिक्स में यानी ऊष्मागतिकी में हम तीन प्रकार के सिस्टम मानते हैं। पहला है पृथक प्रणाली। इन पृथक प्रणाली में क्या होता है कि एक पृथक या अभेद्य प्रणाली अपने पर्यावरण के साथ ऊर्जा या द्रव्यमान का व्यापार नहीं कर सकती, यानी ऊर्जा और द्रव्यमान का ट्रांसफर स्थानांतरण नहीं कर सकती है। ब्रह्मांड की पहचान जो है यानी पूरा जो यूनिवर्स है ये पृथक प्रणाली के रूप में माना जाता है। दूसरा है बंद प्रणाली। बंद प्रणाली यानी क्लोज सिस्टम। बंद प्रणाली में हम क्या करते हैं, इसमें ऊर्जा का संचरण होता है, लेकिन बंद प्रणाली की सीमा के पार यानी के पार बड़े पैमाने पर संचरण नहीं होता है, यानी कि बड़े पैमाने पर उसे उसकी उसकी बॉर्डर के पार ज़्यादा संचरण नहीं होता है। इसमें जो है जैसे पिस्टन सिलेंडर इकाई में गैस संपीड़न जो है वो बंद सिस्टम के उदाहरण हैं। तीसरा है खुला प्रणाली। खुला प्रणाली में क्या है, एक ऐसी प्रणाली है जो वातावरण यानी एटमॉस्फेयर के बीच
द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का संचार होता है। इसका उदाहरण है एक भाप टरबाइन, एक खुली प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। अब परिवेश यानी सिस्टम क्या है? परिवेश से परे जो सिस्टम के आचरण पर सीधा प्रभाव डालता है वो वायुमंडल के रूप में जाना जाता है। तो ये वायुमंडली जो है वो सिस्टम से परे जो उस पर प्रभाव डालता है। इसका मतलब यह है कि अब आगे हमको ये समझना जरूरी है कि अगर ये ऊष्मागतिकी में इस तरह का सिस्टम है तो आखिर इसमें कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती है, विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे मान लीजिए एक बार सिस्टम के अंदर एक ऊर्जा का बदलाव होता है जो दबाव मात्रा और इसकी आंतरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव के साथ मिलकर एक थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रिया का अनुभव कराता है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि चार प्रकार की ऊष्मागतिकी प्रक्रियाएं संभव है, यानी थर्मोडायनेमिक्स जो है चार तरह की प्रक्रियाएं संभव है और जिनका अपना विशेषता है। पहला जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रिया। रुद्रोष्म प्रक्रिया में क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रणाली के अंदर यानी जिसके सिस्टम के अंदर अंदर या बाहर कोई ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। दूसरी प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम के संचालन के दौरान कोई वॉल्यूम शिफ्ट नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं बदलता है। और तीसरा है समदाब रेखीय प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई दाब का यानी प्रेशर का परिवर्तन नहीं होता है। और चौथी जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं इजोथर्मल आइसोथर्मल और इजोथर्मल प्रक्रिया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तापमान का परिवर्तन नहीं था, इसको इंग्लिश में आइसोथर्मल भी सिस्टम से कहते हैं। हम सिर्फ ये दावा कर सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का चरण एक ऐसी की एक प्रक्रिया या प्रक्रियाओं का पैटर्न है जो इस तरह से पूरा किया जाता है कि सिस्टम के खुलने और बंद होने की स्थिति समान होती है। एक थर्मोडायनामिक चक्र को चक्र कार्य या चक्र प्रक्रियाओं के रूप में भी वर्णन किया जाता है। अब अगला विषय यह है कि जब अब दाब बदलता है, तापक्रम बदलता है, तो निश्चित रूप से सिस्टम के बाहर या सिस्टम के अंदर जो प्रक्रियाएं जिस तरह से प्रक्रियाएं होती है उसमें आखिर क्या पूरे सिस्टम का क्या संतुलन होता है। तो अब अगला हम समझेंगे कि ऊष्मागति का संतुलन क्या है बच्चों, क्योंकि संतुलन एक ऐसी चीज है जिसको इक्विलिब्रियम उसको समझना जरूरी है। उसके बगैर सिस्टम को हम फाइनल स्टेट समझ नहीं सकते। तो सिस्टम हम ये ऐसे इसको परिभाषित करते हैं कि किसी दिए गए सिस्टम में या किसी दिए गए जो जो हमारा जो भी दिया हुआ हमको थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के जो सिस्टम है, तो सिस्टम के सभी गुणों को मानों को हम सही करना चाहिए यानी फाइनल मानना चाहिए। इसलिए एकल संपत्ति का मूल्य भी बदल जाता है तो सिस्टम की स्थिति में नई बदल जाती है। एक ऐसी प्रणाली जो संतुलन में है, गुणों के मूल्य में कोई उतार चढ़ाव तब नहीं होता है, यानी कोई भी पैरामीटर नहीं बदलता है और इसे अपने अपने वातावरण से यानी कि एटमॉस्फेयर से इसको अलग किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जबकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सिस्टम से परे जो सिस्टम के प्रदर्शन पर सीधे प्रभाव डालता है उसे परिवेश कहा जाता है। यानी कि सिस्टम से परे है जो सिस्टम के प्रदर्शन पर यानी सिस्टम के एक्शन पर यानी उसके कार्य पर जो प्रभाव डालता है उसको हम परिवेश यानी उसको एक तरह से सिस्टम यानी इसको हम दोबारा परिभाषित करते हैं बच्चों कि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जो सिस्टम से परे जो सिस्टम के प्रदर्शन पर सीधे प्रभाव डालता है उसे परिवेश कहते हैं। तो परिवेश मतलब एक तरह से हो गया उसकी सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स संतुलन तो आखिर हम कैसे परिभाषित करते हैं बच्चों, ये एक ऐसी निश्चित अवस्था में सिस्टम के संपूर्ण गुणों को जब स्थिर मान लिया जाता है। इसलिए अभी तक एक एक संपत्ति का मूल्य एक सिस्टम एक दिए हुए जो 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 हमारे पास सिस्टम है वो जो पैरामीटर है उसका मूल्य बदल जाता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम की स्थिति दूसरे मान में यानी मूल्य में बदल जाती है। एक ऐसी प्रणाली है जो संतुलन या असंतुलन में या तो संतुलन में है या संतुलन में गुणों के मूल्य में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। यानी कि संतुलन जब कहते हैं कि संतुलन में है तो उसके किसी भी पैरामीटर में न तो वो इंक्रीज होते हैं न वो
डिक्रीज होते हैं, और ये अपने वातावरण से यानी एटमॉस्फेयर से यानी कि एनवायरनमेंट से अलग माना जाता है। अब हम इस बात करते हैं कि हम कैसे थर्मोडायनेमिक्स के गुणों को परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के गुणों के समझने के लिए सिस्टम के विशिष्ट पहलुओं के रूप में इसको वर्णन करना जरूरी है, जो सिस्टम की स्थिति को पहचान करने में आसान होता है। थर्मोडायनेमिक्स के जो गुण हैं वो काफ़ी कठोर यानी विशाल हो सकते हैं। गहन, जैसे पहला ये है कि पहला हम सिस्टम मानते हैं गहन गुण, यानी कि इंटेंस प्रॉपर्टी। गहन गुण वह है जो पदार्थ की मात्रा पर उतार चढ़ाव नहीं करते, यानी कम ज़्यादा नहीं होते। गहन गुणों के रूप में उदाहरण है जैसे दबाव है और तापमान है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। दूसरे तरह के गुण है वो विशाल गुणों के उपकरण में, जैसे विशाल गुणों के उपकरण में इसका मूल्य प्रणाली के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। और व्यापक गुणों के उदाहरण है, यानी विशाल व्यापक गुणों के उदाहरण है जैसे आयतन है, ऊर्जा है और थैल्पी है। ये जो है उसके जो है वो व्यापक गुणों के उदाहरण है। अब आज अगला पॉइंट ये आता है बच्चों कि हम एंथैल्पी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि एंथैल्पी थर्मो उष्मागतिकी की एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो एक मात्रा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। एंथैल्पी को हम थर्मोडायनेमिक्स प्रणाली में ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी एक ऊर्जा की मात्रा है। और इसको हम ये कहते हैं कि एक प्रणाली की कुल गर्मी सामग्री के लिए थैलेपी की राशि की मात्रा और दबाव के गुणन के साथ जोड़े गए सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। यानी जो सिस्टम का हमारा मात्रा, जो भी सिस्टम का अमाउंट है और जो भी प्रेशर है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों इनके आधार पर हम एंथैल्पी को पता लगाते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं आमतौर से कि एंथैल्पी इजिकल टू ई प्लस पी गुणात्मक वी। पी क्या है? प्रेशर है, और वी क्या है? वॉल्यूम है। अगला बच्चों ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हम एंट्रोपी कैसे वर्ण सकते हैं। बच्चों, एंट्रोपी बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, और एंट्रोपी ऐसी चीज है कि ये प्रकृति और पूरे यूनिवर्स की संरचना को परिभाषित कर सकता है, या उसमें उथल पुथल हो रहा है उसको परिभाषित कर सकता है। तो बच्चों, हम एंट्रोपी को थर्मोडायनेमिक्स की मात्रा के रूप में वर्णन करते हैं, जिसका मूल्य भौतिक अवस्था या सिस्टम के रूप पर निर्भर करता है। अन्यथा ये थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा कार्य है जिसका उपयोग अस्थिरता या विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी जैसे कि गैस के अणु है, गैस के अणु उसमें जितना विकार है, यानी जितना उसमें मतलब उसकी वेलोसिटी है अणुओं की, जितना उठपटांग है, उतनी उसकी ऊर्जा एंट्रोपी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर अणु की गति कम है, अणु जब व्यवस्थित रूप में है, तो हम कहते हैं कि एंट्रोपी का मान कम होता है। तो एंट्रोपी को तो हम समझने के लिए समझें कि ज़्यादा एंट्रोपी का मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर हम जो दिया हुआ सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा जो है अणुओं की वेलोसिटी है, और बहुत ही वो एपाजाइडली चारों ओर से इधर से उधर घूम रहे हैं, तो अव्यवस्थित रूप से घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि एंट्रोपी का मान ज़्यादा होता है। बच्चों, आज हम यही बंद करते हैं, लंबा ये हो गया, और तो आपके सुझावों को मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सी बातों को समझाना कठिन है। नमस्कार।